वोल्टेज सेल को किस नाम से और जाना जाता है? किस नाम से? एक है आपका क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से क्यों? क्योंकि ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। समझे बात को? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। दूसरी नाम क्या? गैल्वेनिक सेल। देखिए गैल्वेनिक सेल क्यों पड़ा? वोल्टेज सेल का खोज जो हुआ था ना 1800 ईस्वी में, है ना। कब आए थे वोल्टा? 19वीं शताब्दी में, मतलब 1800 और 1900 के बीच में। 1800 के बाद जितना भी ईस्वी होगा 19वीं शताब्दी होगा कि नहीं, है ना। तो 19वीं शताब्दी में आए थे। और 1800 से पहले जो गैल्वेनिक नाम के जो वैज्ञानिक थे ना, 1791 ईस्वी में, है ना, गैल्वेनिक एक वैज्ञानिक थे, वो 1791 ईस्वी में आके इसका खोज तो कर लिया था, पर पूरी तरह से प्रतिपादित नहीं कर पाया था कि इस पर कितना विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होती है, ये सब जानकारी वो हासिल नहीं कर पाया था। ठीक है। बाद में कौन आया? वोल्टा। कब? 19वीं शताब्दी में। और उसने ही इसका संपूर्ण पूरी तरह से इसका प्रैक्टिकली किया, प्रायोगिक किया। ठीक है। तब इसका नाम क्या पड़ा? वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल बाद में पड़ा, पहले इसका नाम क्या था? गैल्वेनिक सेल। यदि इसका पूछे कि इसका ईएमएफ कितनी होती है, तो याद रखना है 1.08 वोल्ट। मतलब कि एक वोल्टेज सेल में 1.08 वोल्टेज ही आप उत्पन्न कर सकते हैं, उतना ही उसका ईएमएफ होती है। ठीक है। और इसका उपयोग के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है प्रैक्टिकली, जैसे कहीं पर कोई भी साइंस लैब में यदि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वहां पर इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। किसका? वोल्टेज सेल का। कहां पर? प्रायोगिक में, है ना। प्रायोगिक मतलब किसी साइंस का कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप, किसी भी रासायनिक सूत्र का, तो आप क्या करेंगे? वोल्टेज सेल लेंगे, है ना। मतलब ये प्रैक्टिकली के लिए बनाया गया। देखिए समझिए, अब ये आपका वोल्टामीटर है, इसके अंदर क्या डाली जाती है? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ डाली गई वो डाली गई H2SO4 का। H2SO4 मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब गंधक अम्ल। ठीक है। और इसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाली गई। 2 इलेक्ट्रोड, क्या क्या? एक है आपका एनोड, दूसरा कैथोड। जो एनोड का इलेक्ट्रोड डाली गई वो हम लोग डाले किस चीज का? कॉपर धातु का। याद रखना है, किसका? कॉपर का। जिस पर कैसा आवेश? पॉजिटिव आवेश, धनात्मक। ठीक है। और जो कैथोड का जो रोड डाली गई, ये डाली गई आपका जिंक का। जिंक मतलब जस्ता का। ठीक है। जिंक मतलब जस्ता का। अब देखिए क्या होता है, केमिकल रिएक्शन समझिएगा बढ़िया से। होता क्या है देखिए, क्या अभी इसमें आयनों का प्रवाह हो रही है? आयनों की प्रवाह इसमें हो रही है? हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये अभी लोड से जुड़ा हुआ नहीं है ना। जब तक कोई भी सर्किट आपका पूर्ण नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, करंट का फ्लो नहीं होता है, सर्किट पूर्ण होना चाहिए। क्या अभी ये सर्किट पूर्ण है?
अभी लोड से जुड़ा हुआ है, मतलब आयनों का प्रवाह अभी विलयन के अंदर नहीं हो रहा है। ठीक है, जब आयनों का प्रवाह नहीं हो रहा है तो जो आप इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ डाले हैं, क्या डाले हैं? H2SO4, है ना। क्या होता है, जब आयनों का फ्लो यानी प्रवाह नहीं हो रहा है ना, तब इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ अपनी अपनी आयन में किस प्रकार से, एक है आपका H2, दूसरा क्या है SO4, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर मात्रा में विलयन के अंदर उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा कब, ध्यान रखना है, ऐसा कब, जब ये लोड से कनेक्टेड नहीं हो, है ना, तब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ H2SO4 होंगे अपनी अपनी आयनों में H2 पॉजिटिव SO4 माइनस में बराबर मात्रा में उपस्थित होंगे। कब होंगे, लोड की अवस्था में कि विदाउट लोड में, यानी कहिए नो लोड में, है ना। नो लोड में ध्यान देके, नो लोड में क्या रहेगा, इसकी जो आयन है, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की जो आयन है बराबर मात्रा में विलयन के अंदर उपस्थित होंगे। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, लोड से कनेक्शन करेंगे, अब करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा किधर से, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से होगा। यदि करंट का फ्लो इधर से होगा तो आप हमें बताओ इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किधर से होगा, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किधर से होगा, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इधर से होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है करंट के फ्लो के विपरीत होती है। जो ये आवेशों का, या तो फिर कहिए करंट का, है ना, जो करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो रही है, मतलब समझ जाना है कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कहां से कहां तक हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, तो अब हमारा करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, आवेशों का फ्लो स्टार्ट हो गया। बाहर करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, विलयन के अंदर किसका फ्लो स्टार्ट हुआ, आवेशों का, आयनों का। और जैसे ही आयनों का फ्लो स्टार्ट हुआ तब क्या होता है, H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अपनी अपनी आयनों में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। किस तरीके से, H2 प्लस और SO4 माइनस, इस तरीके से टूट जाते हैं। जब बिना लोड में था तो क्या था, दोनों बराबर मात्रा में उपस्थित थी। कहां पर, विलयन के अंदर। अब जैसे ही लोड दिए तो करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, है कि नहीं। तब क्या हुआ, अपनी अपनी अवयव में ये पूरी तरह से विभक्त हो गई। कब, लोड की अवस्था में। कहीं पर डाउट है, पूछ सकते हैं, अभी पूछिए, डाउट है तो। इधर हो गया है, हो गया, हो गया। देखिए फिर से, जब विदाउट लोड यानी बिना लोड में था, जब बिना लोड में था तब हमारी जो H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ जो विलयन के रूप में हमने डाला था, कहाँ पर, वोल्टामीटर के अंदर। तब क्या हुआ, जब ये बिना लोड में यानी अभी करंट का फ्लो नहीं हो रही है, आवेशों का फ्लो नहीं हो रही है, तब क्या हुआ, इसकी जो आयन है H2 और SO4 आयन बराबर मात्रा में विलयन के अंदर ही उपस्थित रहे, बस। ठीक है, पर जैसे ही हमने इसको लोड से कनेक्टेड किया, कैसे, एक बल्ब लगाकर, अब क्या हुआ, करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ।
तब क्या हुआ, इसकी जो H2SO4 यानी गंधक अम्ल की जो आयन है अपनी अपनी आयन में विभक्त हो गया, एकत्रित हो गया। किस प्रकार से, H2SO4 के क्या बना, H2+SO4 यानी हाइड्रोजन और सल्फेट बना। कब, लोड की अवस्था में, समझे। और इसका रिएक्शन आपका इस तरीके से बना, समझे। यानी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में हमने क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ के रूप में हमने क्या डाला, H2SO4 यानी तनु गंधक अम्ल, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको कहा जाता है गंधक अम्ल। बताइए, एनोड में जो हम लोग छड़ उपयोग किए, जो छड़ हम लोग लिए, किस धातु का बना हुआ है, किसका, यानी एनोड हमारा बना किसका, कॉपर का। समझिए, एनोड हमारा कॉपर का बना तो एनोड पर हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। समझिए, ये उतार चुके हैं, उतार चुके हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन तो हम लोग का हुआ कहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ पर, अपनी अपनी अव्यय में टूट गया, क्या बना, H2 आयन और SO4 आयन बन गया। अब हमारा जो सबसे पहले रिएक्शन होगा कहाँ पर, कैथोड पर। किस तरीके से, देखिए, कैथोड की जो धातु है हमारा कौन, किस चीज की बनी हुई है, जिंक का, जिंक का, है ना। तो जिंक का बनी हुई है, तो जिंक पर होते हैं पॉजिटिव आयन। इसकी संयोजकता होती है, क्या आपको पता है संयोजकता क्या है, पढ़े होंगे, नहीं पता। देखिए, जिंक धातु का परमाणु संख्या कितनी होती है, जस्ता का कितनी होती है, कॉपर जस्ता 30 होती है, 30 होती है, होती है कि नहीं। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो क्या होगा, अंतिम कक्षा में कितना आएगा, कितना आएगा, 2n² सूत्र के तहत अंतिम कक्षा में कितना आएगा, 2 आएगा, 8 रहेगा, 10 हुआ, तीसरा कक्षा में 18 रहेगा, बचा कितना, बचा कितना, सब भुला गया, 2 बचा ना। तो वही हमारा क्या होते हैं, ये जो हमारे 2 आयन बने हैं ना, वही है 2। जैसे हमारे पास 2 यदि बचा, तीसरी कक्षा के बाद 2 बचा, तो हम लोग 2 दान कर सकते हैं, किसी को, किसी को कर सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है आपको, हाँ। बताइए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8, ठीक है। यदि 8 होती है तो उसमें जो हमारे आवेश, जो आयन होंगे लास्ट में, वो क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास उसका किस तरीके से हम करेंगे। ऑक्सीजन का प्रथम कक्षा में 2 होगी, द्वितीय कक्षा में कितनी होगी, 6 हम लोग कर नहीं सकते, हमें 8 करनी पड़ती है, तो हमें और 2 चाहिए कि नहीं, तो 2 और चाहिए, मतलब 2 और ऋणात्मक आवेश, है ना। उसी तरीके से तो जिंक का हमारा हुआ कितना, 2 आवेश पॉजिटिव, हुआ कि नहीं। अब ये जिंक की धातु की जो छड़ है, ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ, सल्फेट के साथ, सल्फेट के साथ। बताए थे ऑक्सीजन का 2 ऋणात्मक आएंगे, आएंगे ना।
तो जो जिंक धातु की छड़ है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, और जिसके फलस्वरूप ये निर्माण करेंगे ZnSO4 का। ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट का निर्माण करेंगे, समझ रहे हैं। अब जैसे ही जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ एनोड पर से क्या हो रहा देखिए, जैसे ही जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी आपका, कहां से, कैथोड से, है ना। बताए थे ना इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इधर से यहाँ होता है, बोलने का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव तक, है ना। यदि करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव तक तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। तो जैसे ही कैथोड में जिंक और सल्फेट का रिएक्शन हुआ तो बना क्या, जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट बनने के बाद यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कहां से, कैथोड से, है ना। कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और वो पहुंच गए आपके एनोड पर। यहां से निकले कि नहीं, यहां से निकलने के बाद पहुंच गए कहां पर, एनोड पर। और एनोड पर क्या हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन के साथ, हाइड्रोजन के आयन के साथ मतलब सल्फेट आयन तो पहले ही जिंक के साथ रिएक्शन कर चुके हैं, किए हैं कि नहीं। अब हमारे पास बचा क्या, हाइड्रोजन, है ना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ यानी 2H+ के साथ, या तो फिर कहिए H2+ के साथ। 2H+ क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के आयन 2, है ना। तो 2H+ के साथ रिएक्शन करके ये हमारा निर्माण करते हैं H2 गैस का। समझिए एनोड पर क्या हुआ, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन आए, है ना। फिर क्या किए, हाइड्रोजन के साथ यानी 2H+ के साथ क्या किए, रिएक्शन किए, और रिएक्शन करने के बाद किसका निर्माण हुआ, H2 गैस का। H2 गैस मुक्त हुआ कहां पर, एनोड पर। एक एक चीज बढ़िया से समझिए, कहां पर मुक्त हुआ, एनोड पर, ठीक है। तो एनोड पर, एनोड की धातु बनी हुई है आपका कॉपर का, और कॉपर पर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है। बोलने का मतलब है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हम उससे कहेंगे जहां पर ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। कहां पर, एनोड पर। देखिए ऑक्सीडेशन हम लोग क्यों कहे इसको, जो कॉपर धातु की छड़ है यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, हम लोग क्यों कहे, समझिए। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2H+, दोनों जुड़े कि नहीं, जुड़ गए कि नहीं। तो हाइड्रोजन हमारा जुड़ गया, बोलने का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना हो फिर भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, या तो फिर हो ऑक्सीजन का निकलना हो तो भी हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। पर जो हमारा कैथोड पर, कैथोड किसकी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, जिंक की। यदि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है तो समझ जाना है कैथोड पर आपका रिडक्शन होगी, रिडक्शन, है ना। पल्ले पड़ रही है कि नहीं, कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन। बताइए यदि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना तो रिडक्शन का मतलब क्या हम नहीं कह सकते, ऑक्सीजन का जुड़ना, कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं कि नहीं, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। तो क्या वाकई में कैथोड में ऑक्सीजन जुड़ रही है, जुड़ रही है। देखते हैं कैथोड जिंक प्लस SO4 बना क्या, जिंक सल्फेट। तो क्या नहीं कर सकते ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ गया, जुड़ा कि नहीं। तो ऑक्सीजन का जिंक के साथ जुड़ना, बोलने का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का जुड़ना को कहा जाता है क्या, रिडक्शन, ठीक है। और ऑक्सीजन का निकलना को क्या कहा जाता है,
ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर यदि ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ, रिडक्शन हुआ, तो हम ये भी कह सकते हैं यदि कहीं पर दिया हुआ रहे कि हाइड्रोजन का निकलना, कहीं पर मान लीजिए किसी रिएक्शन में ये ना रहे, ऑक्सीजन का जुड़ना ना रहे, कोई दूसरा रिएक्शन हो, तो वहां पर क्या रहेगा, हाइड्रोजन का निकलना, तो उसको भी हम लोग कहेंगे क्या, रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, तो वोल्टेज सेल में एनोड पर हमारा कैसा अभिक्रिया, कैसी रिएक्शन हुआ, एनोड पर ऑक्सीडेशन का ध्यान है, एनोड पर कैसा रिएक्शन हुआ, कैथोड पर कैसा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन। यदि एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर रिडक्शन हुआ, मतलब समझ जाना है जो विलयन पर जो रिएक्शन होगा वो कहलाएगा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। यानी सॉल्यूशन पर विलयन पर विलयन मतलब जो आप इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ डाले हैं वोल्टामीटर के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ मतलब जो H2SO4 आप डाले हैं उस पर कैसी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, फिर से एनोड पर कैसा अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, सॉल्यूशन यानी विलयन पर यानी कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ पर कैसा अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उतारिए, उतार लिए, क्या फिर से समझाने की जरूरत पड़ेगी, हाँ फिर से एक शब्द में समझ लीजिए ना, क्या वोल्टेज सेल को किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और किस नाम से, गैल्वेनिक सेल से। इसकी ईएमएफ कितनी होती है, 1.08 वोल्ट। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, प्रैक्टिकली, प्रायोगिक के रूप में, है ना, मतलब इसकी उपयोग लगभग ना के बराबर की जाती है, समझे बात को। फिर क्या है, जब इसमें केमिकल रिएक्शन करते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ हम लोग वोल्टामीटर के अंदर डालते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन हम लोग करते हैं, तो जब विदाउट लोड में, अभी हम लोग बल्ब वगैरह कुछ उसमें नहीं लगाए हैं, ठीक है, विदाउट लोड में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के जो आयन है बराबर बराबर मात्रा में विलयन के अंदर ही बट जाती है, बराबर बराबर मात्रा में मतलब H2 धनायन में और SO4 ऋणायन में बराबर बराबर मात्रा में बस उपस्थित होते हैं अभी विलयन के अंदर। पर जैसे ही उसको लोड से कनेक्टेड करते हैं हम लोग, जैसे ही इसको लोड से कनेक्शन करते हैं तो क्या होता है, वो समान रूप में वहां पर विभक्त हो जाती है, बट जाती है, तब बराबर बराबर अवस्था में नहीं रहती, वो विभक्त हो जाती है उस रूप में, उस इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में, है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की जो आयनें हैं ना उस रूप में वो विभक्त हो जाती है। अब क्या होता है, जैसे ही वो विभक्त हुई किस रूप में, एक हाइड्रोजन आपका धनायन बना, सल्फेट आपका ऋणायन बना। अब सल्फेट क्या करता है, कैथोड में जाकर, सल्फेट कैथोड में जाकर किसके साथ, जस्ता धातु के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और निर्माण करता है किसका, जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फेट का। और जैसे ही जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं, आते कहाँ से हैं, यहाँ से आपका 2 पॉजिटिव, यहाँ से आपका 4 नेगेटिव, है ना। तो 2 पॉजिटिव के साथ 2 नेगेटिव ही उदासीन हुआ, बाकी जो 2 नेगेटिव बचा वो आपके इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होते हैं कि नहीं, होते हैं ना। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर निकल गए, कैथोड से होकर कहाँ पर प्रवेश किए, एनोड पर प्रवेश किए, और एनोड पर मौजूद है आपका धनायन, है ना, जो आयन बटा था ना, एक सल्फेट दूसरा हाइड्रोजन बटा था ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन 2H+ के साथ रिएक्शन किए और क्या किस चीज का निर्माण किए, हाइड्रोजन गैस का निर्माण किए। ठीक है, इस प्रकार से जो एनोड पर हमारा जो अभिक्रिया हुआ, जो रिएक्शन हुआ, वो कहलाया हमारा क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीकरण,
जिसको हिंदी में कहा जाता है क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो एनोड पर हमारा जो कॉपर धातु की जो छड़ थी वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। बोलने का मतलब है वहां पर हाइड्रोजन का जुड़ना हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन का जुड़ना यहाँ पर हुआ कि नहीं, 2E+ 2H+ हाइड्रोजन जुड़ गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा ना। और कैथोड पर हमारा जो रिएक्शन हुआ वो किस प्रकार से, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब जिंक के साथ SO4 का जुड़ना, मतलब जिंक सल्फेट का निर्माण होना, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। तो कैथोड पर कैसा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन। और विलयन की बात करी जाए तो विलयन पर कैसा अभिक्रिया, रेडॉक्स। रेडॉक्स क्यों, क्योंकि विलयन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और क्या हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। और यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो तो उस रिएक्शन को कहा जाता है क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, दिक्कत है नहीं है। अब देखिए बाद में उतारिएगा, देख लीजिए पहले। अब क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हुए, हाइड्रोजन गैस जो मुक्त हुए ये अब जमने लग गए एनोड पर। कहाँ पर, एनोड पर, इस तरीके से जमने लग गए। बताइए यदि एनोड के चारों ओर इस प्रकार से ये जमने लग गए, वो भी कहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ के अंदर, तो हाइड्रोजन आपका क्या है, गैस है कि नहीं, गैस है कि नहीं। गैस है ना। तो आप में बताओ यदि इस एनोड के चारों ओर गैस जम गया तो गैस तो होता है विद्युत का कुचालक, होता है कि नहीं। तो विद्युत का कुचालक यानी गैस यहाँ पर जम गया तो क्या एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड, क्या आयनों का प्रवाह हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसी वजह से वोल्टेज सेल में एक दोष का उत्पन्न हुआ, है ना, एक दोष का उत्पन्न हुआ और इसी दोष का नाम दिया गया ध्रुवाच्छादन दोष, पोलराइजेशन एक्शन। ठीक है, जिसका नाम दिया गया क्या, ध्रुवाच्छादन दोष। जिसको कहा जाता है पोलराइजेशन एक्शन। फिर से समझिए, हाइड्रोजन गैस जम गया। हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, गैस कोई भी गैस हो, विद्युत के सुचालक है तो होते हैं कि कुचालक होते हैं, सुचालक कैसे, कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब अचालक होते हैं। अचालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। जैसे ये डस्टर कुचालक है कि सुचालक है, कुचालक है। उसी प्रकार से गैस चाहे जितने भी हो सभी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। और यहाँ पर कुचालक इसके चारों ओर परत के जैसे जम गया। कहाँ पर, एनोड के चारों तरफ। समझ रहे बात को, एनोड के चारों तरफ जम गया। अब क्या एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड, आयनों का प्रवाह हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये एक प्रकार का दोष उत्पन्न हुआ और इस दोष का नाम दिया गया क्या, ध्रुवाच्छादन दोष, पोलराइजेशन एक्शन। और इस दोष को दूर करने के लिए वोल्टा ने क्या किया, यहां पर MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण डाला। किसका, MnO2 का चूर्ण डाला। ठीक है, कहां पर डाला, यहां पर विलयन में एनोड पर क्या डाला, MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण डाला। क्यों डाला, ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए। अब ये MnO2 जो है ना, ये क्या किया, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया। ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। और ये निर्माण किया Mn2O3 प्लस H2O यानी जल का निर्माण किया। बोलने का मतलब यहाँ पर जल का निर्माण किया। जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर था
जो हाइड्रोजन का जो परत या गैस के तौर पर लगी हुई थी, अब वो बन गया आपका जल बन गया। तो जल तो विद्युत का सुचालक होता है ना। अब आयनों का फ्लो होगा कि नहीं। तो इस प्रकार से जल का निर्माण हुआ। किस प्रकार से, जब वो मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 का चूर्ण डाला, कहां पर, एनोड पर डाला, तो MnO2 किसके साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन गैस के साथ, और किस चीज का निर्माण किया, जल का निर्माण किया, जल का निर्माण किया ना। संतुलित हो रहा है रिएक्शन। Mn2 यहां पे कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का 2 सही है। संतुलित हुआ कि नहीं, संतुलित कीजिए उसको। मैग्नीज का 2 हुआ, मैग्नीज का 2 ठीक है। ऑक्सीजन का 4 हुआ, यहाँ पर 3 और 1 4 है। हाइड्रोजन का 2 सही है, सही है ना। तो इस प्रकार से जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, जो उसका चूर्ण है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जल का निर्माण किया। और क्या हुआ, ध्रुवाच्छादन दोष यानी पोलराइजेशन एक्शन को दूर किया। किस चीज से, मैग्नीज डाइऑक्साइड चूर्ण से। ये तो आपका हुआ पहला दोष, ठीक है। अब यहां से गैस की परत हट गई, गैस की परत हटी, किस चीज का निर्माण हुआ, जल का। अब देखिए, जल का निर्माण होने के बाद जैसे ही बार बार रिएक्शन होने लगी, यहाँ पर बार बार इसमें रिएक्शन होने लगी। अब क्या होने लगी, कैथोड धातु के जो जिंक के बने हुए हैं ना, उसमें कुछ अशुद्धि की वजह से, जिंक धातु में क्या क्या अशुद्धि की वजह से, एक कहिए कार्बन, दूसरा कहिए लोहा, या तो फिर लेड यानी पीबी सीसा, ठीक है। जस्ते धातु में अशुद्धि के रूप में मिली हुई थी क्या क्या, कार्बन, कार्बन मतलब सी, आयरन यानी Fe मतलब लोहा, है ना। आयरन क्या होता है, Fe होता है ना, लोहा, और Pb मतलब लेड, सीसा। ये तीनों अशुद्धि के रूप में यहाँ पर कैथोड के जो रोड है, जो छड़ है, उसमें मिली हुई थी। अब क्या हुआ, बार बार रासायनिक अभिक्रिया होने की वजह से अब उसकी जो अशुद्धि है, बता चुके थे, जो विद्युत लेपन या तो फिर विद्युत शोधन में होता है ना, जो अशुद्धि है अब निकलने लगती है, होती है कि नहीं। अब यहाँ से ये अशुद्धि निकल कर यहाँ पर नए सेल का निर्माण करने लगी इस प्रकार से। अब टुकड़ों में वो टुकड़े टुकड़े करके नीचे गिर रही है ना, उसकी जो परत हट रही है, जो अशुद्धि है, वो कहाँ पर जमने लगी, इसके इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के तल पर, वोल्टामीटर के तल पर गिरने लगी, वहां पर जमने लगी। अब क्या हुआ, इसमें गिरने की वजह से अब जो रासायनिक ऊर्जा वहां पर था, दिक्कत है, जो रासायनिक ऊर्जा यानी जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में जो कन्वर्ट हुआ था, जो वैद्युतिक ऊर्जा उन्हें प्राप्त हुआ था, अब उसकी शक्ति में कमी आने लगी, ह्रास होने लगी। क्यों, क्योंकि बताइए यहाँ पर बहुत सारे सेल का निर्माण हो गया। अब सभी सेल अपना अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खर्च करेगी कि नहीं, मतलब कि जो वैद्युतिक एनर्जी है उसका नष्ट करेगी कि नहीं, सारा करेगी ना। तो इस प्रकार से जो वैद्युतिक एनर्जी का ये सेल जो नष्ट करने लगी, जो आपका सेल यहाँ पर नीचे तली पर बन गया है ना, इसकी अशुद्धि की वजह से जो तली में नया सेल का निर्माण हुआ, अब वो वैद्युतिक एनर्जी की खर्च यानी नष्ट करने लगी। तो इसमें भी हमारा एक प्रकार का दोष उत्पन्न हुआ, और वो दोष हमारा स्थानीय दोष कहलाया। कौन सी दोष, स्थानीय दोष कहलाया।
कौन सी दोष? स्थानीय दोष। कैसे उत्पन्न हुआ? कैथोड की जो छड़ है वो जिंक धातु की बनी होने के कारण। क्यों? क्योंकि उसमें अशुद्धियों के कारण। अशुद्धि में क्या क्या? जैसे कार्बन, आयरन और शीशा, ये सारे अशुद्धियों के बने होने के कारण उसकी जो परत हटने लगी और वो परत एक नए सेल का निर्माण करने लगी, और वो सारी सेल अब क्या कर रही है? ज्यादा वैद्युतिक एनर्जी की नष्ट करने लगी, खर्चा करने लगी ना। जैसे 10-12 बल्ब जलाइएगा तो ज्यादा खर्चा होगा कि नहीं? उसी प्रकार से ये सारे सेल क्या हुए? वैद्युतिक ऊर्जा का खर्चा करने लगे, नष्ट करने लगे, और एक दोष उत्पन्न हुआ। इस दोष को कहा गया क्या? स्थानीय दोष। ठीक है, तो बताओ आप हमें, इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसा क्या करेंगे कि यहां से इसकी परत हटे ही ना? क्या करेंगे? परत निकलना ही नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? उस पर परत लेप चढ़ा देंगे। बताइए, इसके चारों तरफ जैसे लोहा में चारों ओर पेंट करते हैं आप, क्यों करते हैं? जंग ना लगे, जंग ना लगे, है ना, सुरक्षित रहे, करते हैं ना। उसी प्रकार इस जिंक धातु के चारों ओर यदि हम परत चढ़ा दें तो क्या ये छोटे छोटे सेल का निर्माण हो पाएगी? तो क्या हमारा स्थानीय दोष उत्पन्न होगी? नहीं होगी। तो स्थानीय दोष को हम लोग दूर कैसे करेंगे? परत चढ़ाकर। कहां पर? जस्ते की धातु पर परत चढ़ाकर। किस चीज का? पारे की परत चढ़ाकर। ठीक है, तो इसको दूर कैसे करेंगे? जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाकर। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है कि सब हवा में उड़ गया? शुरू में ही बताए थे, माइंड को पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। वोल्टेज सेल है, थोड़ा सा भी सावधानी हटी, समझ लीजिए दुर्घटना घटी, है ना। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही नहीं पूछता है सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन, ऐसे ही नहीं पूछता है ना। एक एक चीज पूछेगा आपसे कि ध्रुवाच्छादन दोष क्या है? बोलना है एनोड के चारों तरफ हाइड्रोजन गैस का मुक्त होना, है ना। पूछेगा आपसे कि ध्रुवाच्छादन दोष को दूर कैसे किया जाता है? तो बोलना है मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण डालकर। पूछेगा आपसे कि स्थानीय दोष क्या है? तो बोलना है जो जिंक धातु की जो छड़ है, जो रड है, उसमें अशुद्धि की वजह से यह दोष उत्पन्न होता है। बोलो कैसे? क्योंकि उसमें अशुद्धि के रूप में कार्बन, आयरन और सीसा मिली होती है। जब लगातार कंटिन्यू रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो अशुद्धि के रूप में मिली हुई होती है कार्बन, आयरन और सीसा, ये सब जमने लग जाती है, गिरने लग जाती है, अशुद्धि शुद्धि से निकलने लगती है। मतलब कि शुद्ध धातु जस्ता से निकलने लगती है अशुद्धि के रूप में। क्या क्या? कार्बन, आयरन और सीसा, और ये नया सेल का निर्माण करती है। कहां पर? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के अंदर, यानी वोल्टामीटर के अंदर। और ये नया सेल निर्माण करके ज्यादा वैद्युतिक ऊर्जा खर्चा करती है। बोलने का मतलब है पहले एक सेल था, वोल्टेज सेल था, पहले एक सेल था तो इतना विद्युत ऊर्जा खर्चा कर रही थी। अब अनेक छोटे छोटे यहाँ पर बन गए तो बहुत सारा करेंगे कि नहीं। तो इस प्रकार से वैद्युतिक हानि यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो नष्ट करने लग गए, है ना। तो इस दोष को दूर कैसे करेंगे हम लोग? उसके ऊपर पारे की परत चढ़ाकर, यानी इसके चारों तरफ पारे की परत चढ़ा देंगे। बोलने का मतलब है यदि पारे का परत चढ़ा देंगे तो जो अशुद्धि रहेगा वो ही अंदर ही रहेगा, निकल ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। अगर निकल नहीं पाएगा तो क्या हमारा स्थानीय दोष उत्पन्न होगा? नहीं होगा ना। तो इस प्रकार से स्थानीय दोष को हम लोग कैसे दूर करेंगे? जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाकर। बोले यहां तक डाउट है? नहीं है? चलिए उतारिए।